जलती जलती गर्मी थी। सूरज की रोशनी सीधे जले हुए जख्म जैसी लग रही थी। जमीन इतनी गर्म थी कि नंगे पैर चलना अग्नि पर चलने जैसा था। गांव के कोने में एक पुरानी झोपड़ी थी जहां रहती थी छोटी सी लड़की सुमन अपने माँ बाप के साथ। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाने के लिए खाना ना सही थोड़ा सा पानी तो पिला दो माँ। गला पूरा सूख रहा है, गले में जलन हो रही है, पैर जल रहे हैं माँ। ये गर्मी कब खत्म होगी? हम कब थोड़ा सा ठंडा कुछ खाएंगे, ठंड में सोएंगे? कब हमारे घर में पंखा चलेगा? सुमन बेटा, घर में कुछ भी नहीं है, ना चावल ना दाल ना पानी। कल से तो बिजली भी नहीं आई। बिजली होती तो पंखा घूमता, कम से कम थोड़े हवा तो मिलती, पर यहाँ तो सब कुछ रूखा हुआ है। गर्मी ने जान ले ली है हमारी। पिताजी कब आएंगे माँ? उन्होंने बोला था कि कुछ लाएंगे हमारे लिए खाने को। मैं और नहीं सह सकती माँ, मैं गिर जाऊंगी, बेहोश हो जाऊंगी। ऐसा लग रहा है सर घूम रहा है। मुझे भूख लग रही है माँ, कुछ भी दे दो, मिट्टी भी खिला दो, लेकिन कुछ दे दो, पेट के लिए कुछ दे दो। तभी बाहर एक आवाज आई, आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो, आम, चॉकलेट, वेनिला, सिर्फ 20 रुपए में ठंडी ठंडी इस गर्मी के मौसम में आइसक्रीम ले लो। सुमन तेजी से दौड़ती हुई झोपड़ी से बाहर निकली। देखा 4-5 बच्चे ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले रहे हैं, चुस्कियां ले रहे हैं, ठंडा ठंडा मजा ले रहे हैं। उनके होठों पर हंसी थी, आंखों में ठंडक थी। भैया जी, आपकी आइसक्रीम तो मजे की लग रही है। मुझे भी एक आइसक्रीम दे दो ना, मैं बहुत भूखी हूँ, बहुत प्यासी हूँ, गला सूख रहा है। मुझे सिर्फ एक चुस्की चाहिए, मैं कुछ नहीं मांगूंगी, बस एक चुस्की दे दो भैया। पैसे लाई हो क्या? ये दुकानदारी है, भिक्षे का ठेका नहीं ले रखा मैंने। सबको आइसक्रीम देने लगूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? चल हट यहाँ से, भीख मांगने वाली लड़की। उसने सुमन को धक्का दे दिया। सुमन के नाजुक पैर तपती मिट्टी पर गिरे, पैर जले, आंखों से आंसू टपक रहे थे। माँ, आइसक्रीम वाले अंकल ने मुझे धक्का दे दिया, मुझे आइसक्रीम नहीं दी। सबके पास पैसे हैं माँ, हमारे पास क्यों नहीं? मैं भी इंसान हूँ ना माँ, मुझे भी ठंडा कुछ इस गर्मी में चाहिए ना खाने को। मुझे भी कुछ ठंडा चाहिए, दिला दो ना माँ एक आइसक्रीम। माँ ने रोते हुए उसे गले लगा लिया। बेटा रो मत, सब ठीक होगा, लेकिन अब और नहीं सहेंगे हम काम ढूंढेंगे, हम काम ढूंढने निकलेंगे। ऐसे सिर्फ मरने के लिए नहीं बैठे रहेंगे। अगर काम करेंगे तो खाएंगे, वरना ये गर्मी हमें जिंदा जला देगी। तभी वहाँ सुमन के पिता भी आए। चेहरा उदास था, हाथ खाली थे। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है बेटा सुमन, हम सब काम ढूंढने निकलेंगे। ये झोपड़ी अब बस मौत का इंतजार कर रही है। चलो बेटा, आज तुम भी चलो हमारे साथ। नहीं जी, बच्ची को नहीं ले चलते हैं, बाहर बहुत गर्मी है, इसके पास तो चप्पल भी नहीं है, ये कैसे हमारे साथ चलेगी? मैं भी चलूंगी ना माँ, मुझे भी कुछ करना है। मैं नहीं देख सकती माँ आपको रोते हुए और पापा को दुखी। तीनों निकल पड़े। पिताजी बाएं तरफ गए, माँ और सुमन दाएं तरफ। गर्मी इतनी थी कि मिट्टी से धुआं उठ रहा था, पैर छिल गए, तलवे जल गए, लेकिन हौसला कमजोर नहीं पड़ा। एक पैसे वाली सेठानी का बंगला था। गेट पर घंटी बजाई सुमन की माँ ने। हाँ, कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? सब्जी बेचने आए हो क्या? नहीं बहन जी, हम सब्जी बेचने नहीं आए हैं, हम काम ढूंढने आए हैं। हमसे कोई भी काम ले लीजिए, झाड़ू पोछा बर्तन जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, बस कुछ काम दे दीजिए। ओहो, तुम लोग काम के बहाने हम लोगों के घर की ठंडी एसी का मजा लेने घुस आए हो। ये तो नए तरीके की चोरी हो गई तुम्हारी। भागो यहाँ से, हमारे घर कोई चैरिटी सेंटर नहीं है जो तुम्हें काम दे दें और साथ में पैसे भी दें। वैसे भी हमारे यहाँ तो बहुत सारे नौकर हैं, चलो निकलो यहाँ से।
आंटी काम ना सही, हमको सिर्फ एक घूंट ठंडा पानी दे दीजिए, पैर जल रहे हैं आंटी। आपकी बेटी को देखा, वो आइसक्रीम खा रही थी वहाँ पे, मैं बस एक ठंडा घूंट चाह रही हूँ पानी का। मेरी माँ को और मुझे बस एक गिलास पानी तो दे दीजिए। एक घूंट तो क्या, एक खतरा भी पानी नहीं मिलेगा, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगी। माँ और सुमन रोते हुए वहाँ से वापस मुड़ गए। रास्ते में एक और घर था। फिर उन्होंने कोशिश की, बहन थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक गिलास पानी दे दीजिए, मेरी बच्ची प्यास से तप रही है। एक गिलास ना सही, आधा गिलास तो दे दीजिए। जाओ भीख मांगो, इस तपती धूप में पानी बहुत महंगा हो गया है इस गांव में। ये पानी हमारे बच्चों के लिए है। चलो निकलो तुम लोग यहाँ से, ऐसे ज्यादा देर यहाँ खड़ी नहीं रह सकती, निकलो यहाँ से। उन्होंने बहुत सारी जगह पर काम ढूंढा, लेकिन उन्हें कहीं काम न मिला। पानी के लिए भी वो लोग तरस गए थे। उस गांव में पानी के पीने की बहुत किल्लत थी, इसीलिए कोई भी किसी को पानी नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ पिताजी भी सब जगह गए, लेकिन हर जगह से ठुकरा दिए गए, बेकार समझा गया। गर्मी ने उनका भी गला सुखाया, पैर लड़खड़ाए, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। एक मोहल्ले के बीच सड़क पर वो गिर गए। लोग भाग कर आए, किसी ने उनको थोड़ा सा पानी पिलाया, किसी ने एम्बुलेंस बुलाई और हॉस्पिटल ले गए। इन्हें हीट स्ट्रोक हुआ है, धूप में गिर गए हैं, बहुत गर्मी से शरीर का बैलेंस बिगड़ गया है। इनका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करना होगा। जाकर पैसे जमा कर दो या फिर इनके घर वालों को इत्तला कर दो। एक इंसान ने सुमन और उसकी माँ को बताया कि उनके पिताजी हॉस्पिटल में हैं। दोनों दौड़ती हुई हॉस्पिटल पहुंची। अपने पिताजी को इस हालत में देखकर सुमन रो पड़ी। डॉक्टर साहब, इनका जल्दी से इलाज करो, ये मेरे पति हैं, कुछ भी करो, इन्हें बचा लो, इन्हें बचा लो। माफ कीजिए, हमें नर्स ने बताया कि आपके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हम बिना पैसों के इलाज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट अस्पताल नहीं है। आपके पास पैसे हो तो एडमिशन लो, वरना यहाँ से इन्हें लेकर चले जाओ। हमारे पास कुछ भी नहीं है सर जी, लेकिन ये तो इंसानियत का सवाल है, इनकी जान जा रही है। हम भीख मांगकर अब मेरे पिताजी को बचा लेंगे, पहले इलाज तो शुरू करिए। डॉक्टर ने आंखें घुमाई और नाराजगी से देखा और कहा, और देखिए मैडम जी, मुझे हॉस्पिटल के रूल्स के खिलाफ नहीं जाना। सॉरी, मुझे माफ करिए, आप इन्हें यहाँ से ले जा सकती हैं, जाकर गवर्नमेंट अस्पताल में इलाज करवा लीजिए। आप लोग समझते क्यों नहीं हैं? गवर्नमेंट अस्पताल यहाँ से बहुत दूर है और वैसे भी आज संडे है, वहाँ तो कोई डॉक्टर नहीं होगा। कुछ तो करिए, कुछ तो करिए। किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। माँ और सुमन ने पापा को बाहर निकाला हॉस्पिटल से, उनकी सर पर थोड़ा पानी डाला, उन्हें थोड़ा सा हॉस्पिटल से पानी लेकर पिलाया, खुद भी थोड़ा थोड़ा पानी पिया। लेकिन पिताजी का चेहरा और शरीर बेजान सा हो गया था। माँ, पिताजी को और पानी चाहिए होगा, मैं हॉस्पिटल से जाकर ले आती हूँ। सुमन ने हॉस्पिटल के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन वॉचमैन ने उसे वहाँ से भगा दिया। वो माँ के पास आई। माँ, हॉस्पिटल अंकल अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, मैं लाती हूँ पानी, कहीं से भी लेकर आऊंगी। मैं पापा को ऐसे नहीं देख सकती, आप दोनों के अलावा कोई नहीं मेरा इस दुनिया में, मैं लाती हूँ माँ। सुमन भागती चली गई। रास्ते में एक पुरानी गली थी, जहाँ एक पुराना टैप था पानी का। वहाँ से एक बोतल पानी भर लाई। वो पानी थोड़ा सा गंदा था, लेकिन थोड़ा सा तो पीने लायक था। वापस लौट रही थी वो पानी लेकर, एक खंडर के पास से एक आवाज आई, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं यहाँ जल रही हूँ, कोई मेरी मदद करो, कोई तो बचा लो, कोई मुझे नदी के पास छोड़ दो। सुमन ने देखा कि एक जल परी एक पतली जैसी रोशनी में चमक रही थी। धूप में उसका शरीर जल रहा था, उसके होंठ सूख रहे थे, वो बेहाल थी।
एक जादूगरनी ने मेरा ये हाल कर दिया है। मुझे पानी चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझे खींचकर नदी तक ले जा सकती हो? सुमन ने अपनी बोतल साइड में रखी, बिना सोचे समझे जलपरी को उठाया और घसीटते हुए उसे एक पानी के तालाब में डाल दिया। जलपरी ने प्यारी सी मुस्कान दी। पानी में डूबते ही उस पर चमक आ गई, वो रोशनी से भर गई। पूरा तालाब भी रोशन हो गया। तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं आती तो मैं ऐसे ही इस धूप में जलकर मर जाती। मैं तुम्हारी परेशानी देख सकती हूँ, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम बहुत दुखी हो। बताओ मुझे क्या हुआ है, तो तुम इतने दुखी हो क्यों? मैं क्या बताऊं जलपरी दीदी, हमारा बहुत बुरा हाल है। आप देख रही हैं ना कितनी गर्मी है। इस वजह से मेरे पापा बहुत दर्द में हैं। उनको हीट स्ट्रोक हो गया है। अगर जल्दी इलाज नहीं किया तो वो मर जाएंगे। क्या आप हमारी मदद कर सकती हो इसमें? जलपरी ने अपनी आंखें बंद की, कुछ मंत्र पढ़ा और अपना हाथ आगे किया। उसकी हथेली में एक चमक से भरा बर्फ का टुकड़ा आया। वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, मतलब आर पार देखा जा सकता था, लेकिन उसमें चमकती हुई रोशनी थी। वो ऐसे लग रहा था जैसे जादू का बर्फ हो। ये लो, ये जादुई बर्फ है। जब तुम इस जादुई बर्फ के टुकड़े को हाथ में लेकर एक मंत्र बोलोगी, बर्फ की ठंडक जीवन का वरदान घर और रसोई बन जाए एक शान। तो ये एक जादुई बर्फ का घर बनेगा जिसमें बर्फ की रसोई होगी। तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे और तुम्हें कभी भूख प्यास नहीं लगेगी और इस तपती गर्मी में तुम्हें वहाँ ठंडक महसूस होगी और इससे तुम गांव वालों का भी भला करना। ये सुनते ही सुमन के आंसू रुक गए। उसने बर्फ के टुकड़े को अपने हाथों में ले लिया और जलपरी को गले लगाया और उन्हें धन्यवाद किया। धन्यवाद जलपरी दीदी, तुम तो देवी समान हो मेरे लिए। भगवान, माँ और पिताजी के बाद आप ही बढ़कर हो। मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। ये तो मेरा फर्ज था क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। अब जाओ यहाँ से, जल्दी जाकर अपने पिता का इलाज करो, भागो। इतना कहकर जलपरी नदी के अंदर चली गई। सुमन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो बर्फ का टुकड़ा लेकर वहाँ से दौड़ पड़ी अपने माँ और पिताजी के पास। सुमन हाथों में बर्फ का टुकड़ा लेकर वो भागती चली जा रही थी अपनी झोपड़ी की तरफ, लेकिन उसको तो याद आया कि उसे हॉस्पिटल की तरफ जाना है। धूप उसके सर पर अंगारे बरसा रही थी, लेकिन उसके दिल में एक ठंडक थी, एक उम्मीद, एक विश्वास, एक नई रोशनी। देखिए, उठिए ना, हमारी बच्ची सुमन आ गई। सुमन कहाँ थी तू? तेरी तलाश में जान निकली जा रही थी। इतने टाइम से कहाँ थी? देख, तेरे पिता की सांस भी बहुत कमजोर हो रही है बेटा। क्या करें हम, क्या करें? बस माँ, 1 मिनट रुक जाओ, हमारे सारे दुख दर्द दूर होने वाले हैं। मुझे एक बार कहने दो वो मंत्र जो जलपरी ने कहा था। मुझे विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुमन ने आंखों में आंसू के साथ वो बर्फ का टुकड़ा ऊपर उठाया और जोर से कहा, बर्फ की ठंडक जीवन का वरदान घर और रसोई बन जाए एक शान। अचानक आसमान में बिजली चमकी, एक जोर का तूफान उठा। झोपड़ी के आसपास धूल का घेरा बन गया। लोग दूर से देखने लगे। सुमन मेरी बच्ची, ये क्या हो रहा है? ये तूफान कैसा? मुझे डर लग रहा है। तो तू पीछे हट जा। माँ, डरो मत, ये जलपरी ने दिया था, वो जादुई है। मैंने उसकी मदद की थी। उसने कहा था ये बर्फ की रसोई जादुई होगी जो हमारी मदद करेगी। अब देखो क्या होता है। जब धूल हट गई तब उनके सामने एक बड़ा सफेद बर्फ से बना हुआ घर था, जैसे किसी स्वर्ग का महल हो, जिसमें हर दीवार से ठंडक निकल रही हो, हर कोने से प्यार की रोशनी आ रही थी।
हे भगवान, ये तो कोई सपना लगता है। ये सब कुछ सच कैसे हो गया? ये घर बर्फ का कैसे टिक रहा है इतनी गर्मी में? बर्फ तो पिघल जाती है और ये घर तो किसी महल से कम नहीं। माँ, ये सपना नहीं है, ये जलपरी का वरदान है। जलपरी ने कहा था इसमें एक बर्फ की रसोई है जो जादू से खाना बनाएगी और इस घर में हम आराम से रहेंगे और बाहर की गर्मी हमारा कुछ नहीं कर सकेगी। सुमन ने माँ का हाथ पकड़ा और पापा के पास गई और कहा, पापा को अंदर ले चलो माँ, मुझे विश्वास है जैसे ही वो अंदर जाएंगे सब ठीक हो जाएगा। जलपरी ने यही कहा था। माँ ने संभाल कर पापा को उठाया। उनके पैर चल नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही घर के अंदर कदम रखा अचानक एक चमक सी हुई और पापा की सांस तेज होने लगी। आंखें खुल गई, चेहरा रोशन हो गया, उनका गला जैसे खुल गया हो। भाग्यवान सुमन बेटी, मैं जिंदा हूँ, मैं ठीक हो गया। मुझे तो कुछ याद भी नहीं कैसे गिरा था, लेकिन ये घर, ये क्या है? ये सब कैसा है? बर्फ का घर। माँ रो पड़ी। उसने पति को गले लगा लिया और सुमन के सर पर हाथ फेरा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, ये सब मेरी सुमन की वजह से हुआ है। उसे किसी जलपरी ने ये बर्फ का घर दिया है, वही ये लेकर आई है। पापा, आप थक गए होंगे ना, आप बताइए, मैं आपके लिए कुछ ठंडा लाती हूँ। इस गर्मी में ठंडी चीजें अच्छी लगेंगी आपको। माँ, आप भी बताइए आपको क्या चाहिए। घर के अंदर एक साइड में बर्फ की रसोई थी, लेकिन वो नॉर्मल रसोई जैसी नहीं थी, वो अपने आप चलने वाली रसोई थी। उसमें से एक छोटी सी रोशनी आई। रसोई बात कर रही थी। बताओ सुमन, तुम्हें क्या चाहिए? हम बहुत भूखे हैं, कुछ ठंडा खाने को दे दो, कुछ पानी ठंडा सा और कुछ फल वगैरह दे दो, हम खा लेंगे। अचानक एक ठंडे पानी से भरा हुआ सामान आ गया। एक ठंडा आम का जूस, एक रोटी और एक सब्जी, एक आइसक्रीम का प्लेट भी सामने आ गया और बहुत सारे ठंडे ठंडे फल भी सामने आ गए। ये देखकर सुमन बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। सुमन ने सब कुछ माँ और पापा को दिया। इतना सब कुछ ये कैसे? ये तो किसी सपने से कम नहीं। सुमन, तुम तो हमारी रहनुमा निकली। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इस तरह का दिन भी कभी हमारे नसीब में है। हाँ बेटा, ये रसोई तो जादू से भरी है, अगर इससे कुछ और मांग ले तो क्या हमें मिल सकेगा? हाँ माँ, आपको जो मांगना है मांगो, ये कुछ भी दे सकती है। रसोई, क्या तुम हमें कपड़े और चप्पल दे सकती हो? क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़े हैं और चप्पल भी नहीं है। तुरंत एक सुंदर सी चप्पल माँ और पापा के लिए सामने आ गई और बहुत सारे कपड़े भी आ गए। एक बड़ा सा मैजिक का फैन सीलिंग से निकलकर घूमने लगा, लेकिन वो बर्फ की हवा देता था जैसे एसी हो बिना बिजली के। तभी रसोई से आवाज आई, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आपने मेरी मालकिन जलपरी को बचाया है सुमन, मैं आपकी हर जरूरत पूरी करूंगी। तभी सुमन ने देखा कि रसोई में एक और ऑप्शन है कि वो बहुत सारी चीजें बनाकर लोगों को भी दे सकते हैं, उन्हें बेचकर पैसे कमा सकते हैं। पिताजी, अगर हम यहाँ से ठंडे ठंडे जूस और खाना बनाकर बेचे तो पैसे भी कमा सकते हैं ना? हाँ बेटा, ये तो बढ़िया विचार है। और अगर हम कुछ पानी गांव के लोगों के लिए मुफ्त भी दे दें तो भला होगा, जिससे हमने सहा है वो किसी और को ना सहना पड़े। सही कहा तुम दोनों ने। चलो एक ठेला बनाते हैं, उसमें ठंडे पानी की बोतल, आम पन्ना, चुस्की और बर्फ के टुकड़े डालते हैं। अगले दिन सब लोग हैरान थे। एक छोटी सी लड़की सुमन और उसके माँ बाप बर्फ के सहारे ठेला लेकर निकल रहे हैं और हर गली में आवाज लगा रहे हैं, ठंडा ठंडा पानी ले लो, गर्मी को भगाओ, एक बोतल पानी फ्री में, अगर कोई और खरीदे तो जूस सिर्फ 5 रुपए का।
लोग दौड़कर आने लगे। सब हैरान थे कि इनके पास इतना सारा पानी फ्री में कहाँ से आया, वो भी ठंडा, इतनी गर्मी में। बेटी सुमन, ये सब कैसे हो गया? कल तक तो तुम्हारे पास तो पानी पीने के लिए भी नहीं था, और आज ये सब कुछ, और तुम्हारे पास तो बर्फ का घर, रसोई भी है। आंटी जी, जब इंसान किसी और की मदद करता है तो ऊपर वाला उसकी मदद जरूर करता है। सब ने पानी पिया, जूस खरीदा और सुमन के घर पैसे बहुत सारे आने लगे। हर दिन बर्फ की रसोई नए नए आइटम्स बना रही थी। रोज शरबत, कुल्फी, आमरस, नारियल पानी, आइस गोला और भी बहुत कुछ। ये सब तो सपना लगता है। कल तक हम झोपड़ी में जल रहे थे, आज हम बर्फ के महल में रह रहे हैं। ये सब सुमन के कारण हुआ है। इसी ने एक जलपरी की मदद की और उसने हमें ये नई जिंदगी दी। माँ पापा, लेकिन हमें दूसरे लोगों की भी मदद करनी होगी। जिसे हमने सहा है वो किसी और को ना सहना पड़े। अगले दिन सब ने देखा कि सुमन और उसकी माँ एक बड़ा टैंक बर्फ का ले जा रहे हैं। सबको ठंडा पानी दे रहे हैं बिना 1 रुपए के। जिसके पास भी पैसे नहीं होते उन्हें फ्री में दिया जाता सब कुछ। दीदी, आप तो परियों जैसी हो, मुझे आपसे आइसक्रीम खाना है। सुमन ने अपनी मैजिक की रसोई से गुलाब की आइसक्रीम बनाई और उस लड़की को दे दी। सब लोग कहने लगे कि सुमन देवी है। सुमन तो जलपरी का वरदान है। सुमन ने उनकी जिंदगी में ठंडक लाई। सुमन और उसके माता पिता अब पैसे कमाने के साथ साथ लोगों की मदद करते हुए अमीर बन गए और एक बड़ा सा घर बना लिया और वहाँ खुशी से रहने लगे।